Hey, hi, hello guys. So, how are you all? So, today we're gonna start with yet another series of learning JavaScript. And today we're gonna understand कि किस तरह से आपको करना है Node.js डाउनलोड और Node.js को डाउनलोड करते ही आप अपने ब्राउजर के अंदर से नहीं ब्राउजर के बाहर भी जावास्क्रिप्ट को कर सकते हो एक्सेस। वरना आप अगर जावास्क्रिप्ट ही सीखना चाहते हो तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो अपने ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर के अंदर में यहाँ मिलती है आपको कंसोल स्क्रीन और इस कंसोल स्क्रीन में अंदर में आकर के आप यहाँ पर कंसोल लॉग प्रिंट कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर आप छोटे बच्चों के जैसा लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो बट यहाँ पर आ रही होगी एरर, वो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कोटेशन नहीं लगाया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अंदर में ऑलरेडी इंजेक्ट किया गया है या ऑलरेडी इंजेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप ब्राउजर से बाहर में भी जावास्क्रिप्ट को करना चाहते हो रन, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम में भी चाहते हो कि आपके सिस्टम में भी जावास्क्रिप्ट हो जाए स्टार्ट, so for that case you have to install Node.js. Okay, so let's start with the introduction of Node.js. So download Node.js from this window, nodejs.org. So once आप nodejs.org के अंदर में आ जाते हो, देन आफ्टर आपको वहां पे दिख रहा है डाउनलोड nodejs.lts और इस पे कर देना है आपको क्लिक। ठीक है, और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो एंड देन उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, आई एम नॉट गोना टेल यू दैट किस तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है, आपको करनी है। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, ऑब्वियस बात है इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा आपका विंडोज ड्राइवर जो इंस्टॉल कर देगा Node.js इन योर ब्राउजर, सॉरी इन योर सिस्टम। ओके, सो Node.js आपके सिस्टम में हो जाएगा इससे इंस्टॉल। तो जैसे ही आपका Node.js इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना VS कोड ओपन कर लेना है। ठीक है, सो इस तरह से ग्लिच ग्लिच सो ग्लिच हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो आप देख सकते हो कि आपके पास इस तरह से ब्राउजर से आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले Node.js। जब आपका ब्राउजर से Node.js डाउनलोड हो जाए तो फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट जो ओपन करना है वो है आपका VS कोड। ठीक है, तो VS कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, VS कोड के यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है। सो VS कोड के अंदर में आपको लिखना है script.js। अब script.js लिखते ही फिर आप यहाँ पे कर सकते हो अपना कोड स्टार्ट। ठीक है, और जिसके पास कोड रनर नहीं है वो यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो कोड रनर। ओके, एंड जैसे ही आप कोड रनर इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पर एक ये प्ले बटन मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आया? तो आपको जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए script.js के पास आ जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप्स। अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है वो ये कहती है कि डेटा टाइप्स, ओह ओह माय गुडनेस, ये सारी चीजें मैं नहीं सह सकता। ठीक है, मैं इनको क्लासिफाई ही नहीं करूंगा। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज डेटा टाइप फ्री। यू कैन से दैट कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, मतलब आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट लाइक मैं समझदार हूं, तुम मुझे समझा दो, दैट्स इट। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा करके मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डेटा की टाइप एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो है कि वो पर्टिकुलर जो डेटा है उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट होती है वो डेटा टाइप नहीं है, वो है स्कोप। ठीक है, तो स्कोप का मतलब है कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ का जैकांश रहे। ठीक है, ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कौन जैकांश रहे है। ठीक है, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं कि स्कोप का मतलब है कि ये इलाका मेरा है और मैं यहाँ का जैकांश रहे हूँ। अब कैसे कैसे, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सी कि जावास्क्रिप्ट के यहाँ पर आपके पास स्कोप डिफाइन करने के लिए तीन चीजें हैं, एक है लेट, एक है वैर और एक है आपके पास कॉन्स्ट। ठीक है, सो यूजिंग दीज थ्री, इधर आप लेट का यूज करते हुए कर सकते हो, इधर आप वैर का यूज करते हुए कर सकते हो, या तो आप कॉन्स्ट का यूज करते हुए कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वेरिएबल को लेट
करके डिक्लेयर किया तो उसकी फंक्शनलिटी कुछ और होगी। अगर आपने वेरिएबल को var के तरीके से डिक्लेयर किया तो उसकी फंक्शनलिटी कुछ और होगी, और अगर आपने उसको const के तरीके से डिक्लेयर किया तो उसकी फंक्शनलिटी कुछ और हो रही होगी। ओके, सो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर में डेटा टाइप मैटर नहीं करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी लाइक कि मैं डेटा को टाइप के बेसिस में डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, अनलेस अनटिल कि आप जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जावा देखी है, आपने शायद सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो इस तरह की जितने भी लैंग्वेजेस है ये सारे लैंग्वेजेस डेटा को एक टाइप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंटीजर होना, डेटा का फ्लोट होना, डेटा का बुलियन होना। बट जावास्क्रिप्ट कहती है कि ये तुच्छ काम, ये पापी, ये घिनौना और ये ऐसी हरकतें मैं नहीं करूंगा, मैं लोगों को डिवाइड नहीं करूंगा, मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं। ठीक है, और मैं डेटा को क्लासिफाई नहीं करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप्स। बट मैं डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई करूंगा? मैं डेटा को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द वेरिएबल इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड विथ। ठीक है, कि जिस टाइप से वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड हुआ है, अगर वो वेरिएबल, ठीक है, var कीवर्ड से डिक्लेयर होता है, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल var कीवर्ड से डिक्लेयर होता है, var कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो ये बनता है तुम्हारा फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच सकते हैं कि var कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होगा। नो नो, जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है ग्लोबल वेरिएबल वाला, या ग्लोबल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, यू कैन से दैट, आप ऐसे बोलो कि वो फंक्शन स्कोप्ड है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट एज ग्लोबल स्कोप। इसको क्या है, क्यों है, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ठीक है, थ्रू आउट द वीडियो आप समझ जाओगे कि ये फंक्शन स्कोप ही है, ये ग्लोबल स्कोप कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि var कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया वेरिएबल फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट, जो const कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाने वाला वेरिएबल है वो होगा ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे कि इफ ब्लॉक हो गया, एल्स ब्लॉक हो गया, फॉर हो गया। ठीक है, इस तरीके के जितने भी आपके पास ब्लॉक होंगे, ठीक है, इफ का ब्लॉक होना, फॉर का ब्लॉक होना, डू वाइल का ब्लॉक होना, या कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु विशेषता जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखी गई है, ये सारी चीजें कहलाती है आपकी ब्लॉक। ठीक है, whatever the things you have wrote inside this curly bracket, चाहे वो if कंडीशन के साथ हो, चाहे वो while लूप के साथ हो, चाहे वो for लूप के साथ हो, अगर वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है तो उसको कहा जाएगा ब्लॉक स्कोप। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज द लेट, लेट भी आपका ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप अगर मुझे लेट var एंड कॉन्स को डिफर करना हुआ तो लेट var एंड कॉन्स जो है ये डिफर होंगे इस तरीके से, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे लेट var कॉन्स्ट को छोड़ के ये समझना चाहिए कि फंक्शन स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, कि आपको इसको छोड़ के ये समझना चाहिए कि फंक्शन स्कोप क्या होती है और ब्लॉक स्कोप क्या चीज होती है। ठीक है, तो मैं यहीं से आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन स्कोप्ड है इसका क्या मतलब है। ठीक है, फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल होना, किसी वेरिएबल का फंक्शन स्कोप होना, इसका क्या मतलब होती है। ठीक है, अब वेरिएबल का फंक्शन स्कोप क्या मतलब कहलाता है ये हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई मेन फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए कोई मेन फंक्शन नहीं चाहिए क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है जो लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक लाइन बाय लाइन चलने वाली लैंग्वेज है। तो लाइन बाय लाइन चलने वाली लैंग्वेज होने के कारण आप यहाँ पर मेन फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि चीजें थोड़ी तारे जमीन पर की जैसी होगी। जब ईशान अवस्थी ये कहता है कि जो दिखता है सो नहीं दिखता और जो नहीं दिखता सो दिखता है, यस, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम जो अभी समझेंगे उसका मतलब होगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होती है। अब क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सर एक्सक्यूज मी प्लीज, हम पढ़ने आए थे लेट var const, आप वहां से लेकर के गए फंक्शन स्कोप पे, अब आप लेकर के जा रहे हो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। आप चाहते क्या हो? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी या मेरी, हम दोनों की लाइफ सॉर्टेड हो। बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको समझा रहा हूँ लेट var एंड कॉन्स्ट को किस तरीके से खींचा जा सकता है फंक्शन स्कोप में, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, लेक्सिकल स्कोप में एंड क्लोजर्स में। ठीक है, सो क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतनी प्यारी लैंग्वेज है कि वो इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ खोलती है। ठीक है, इसे समझ पाना इतना ही आसान है जितना आपकी गर्लफ्रेंड आपसे जब नाराज हो जाए उसके बाद उसको समझाना। ठीक है, चलो दोबारा समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेट var एंड कॉन्स्ट का फंक्शन स्कोप की डेफिनेशन क्या है।
फंक्शन स्कोप का डेफिनेशन ये है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर में लिखा है तो वो वेरिएबल का लाइफ टाइम तक सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन तक में ही रहेगा। ठीक है, वो वेरिएबल लाइफ टाइम तक उस फंक्शन के अंदर में ही रहेगा। अगर आपने उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज करने की कोशिश की तो उसका यूज नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि कैसे करके फंक्शन को वेरिएबल काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया फंक्शन और मैंने फंक्शन का नाम रखा एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर कीवर्ड के साथ। ठीक है, वैर ए। अब वैर ए इक्वल्स टू मैंने लिखा 15। ठीक है, और मैंने इसके बाद यहाँ पर कंसोल लॉग किया ए की वैल्यू को। जब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो आपको कॉल तो करना पड़ेगा, बिना कॉल किए कोई फंक्शन रन तो हो नहीं सकता है। तो अपने एग्जाम्पल को जब यहाँ पे कॉल किया तो एग्जाम्पल को कॉल करने पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको वैल्यू मिली है 15। अब अगर बाहर पे आकर के आप यहाँ पर कंसोल लॉग करते हो ए की वैल्यू को, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एरर आएगा कि a इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि a इस फंक्शन के बाहर नहीं आ सकता है, बट इस फंक्शन के अंदर में, इस एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर में कहीं पर भी a एग्जिस्ट कर सकता है जब तक एग्जाम्पल फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब होता है फंक्शन स्कोप वेरिएबल। ठीक है, बट अगर किसी ने इस वैर a को यहाँ पे ना लिख करके वैर a को अगर किसी ने यहाँ पे लिखा होता तो आपका a ऑटोमेटिकली इसके अंदर में घुस जाता और इवन आप यहां पर भी इसको प्रिंट कर पाते। ठीक है, तो देखो 15 के अंदर में 15 जो है वो एग्जाम्पल के अंदर में भी चला गया और इवन ये जो 15 है वो यहाँ पे भी प्रिंट हो पाया। यहाँ पे प्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर में गया बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ क्लोजर। अब ये क्लोजर कहां से आया और ये क्लोजर होता क्या है? ठीक है, देखो दोबारा समझते हैं कि यहां पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा यू कैन से दैट चीज है, ठीक है, जो दिखती नहीं है, जो आप अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लाइक ईशान अवस्थी ने बोला था कि जो नहीं दिखता है सो दिखता है और जो दिखता है सो नहीं दिखता। ठीक है, दैट इज अबाउट द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एक ऐसा मेन फंक्शन या एक ऐसा फंक्शन जो आप अपने आंखों से देखने की अगर कोशिश कर रहे हो तो वो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप उसे देखना चाहो, ठीक है, तो आप उसे इस तरीके से क्लोजर के मेथड में देख सकते हो। दोबारा से देखते हैं कि ये चीज है क्या। तो अगर मैंने इनमें कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि where a equals to 5 और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग में a को प्रिंट कराया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि आपने ग्लोबली, यानी कि आपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, आपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में क्या किया है, a को प्रिंट किया है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर में a को प्रिंट किया है। नाइस। अब यहां पर अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, इससे पहले हम समझते हैं क्लोजर। तो अब यहां पे आप समझो क्लोजर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज क्लोजर ये हम समझते हैं। तो क्लोजर ये कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन आप क्या कर सकते हो, बनाते हो, तो आउटर फंक्शन का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल इनर फंक्शन के अंदर में एज इट इज घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू इट्स ओन स्कोप, द पैरेंट स्कोप एंड द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, सो इट इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू इट्स ओन स्कोप एंड द पैरेंट स्कोप। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वैर ए बनाया, इसकी वैल्यू आपने लिखी 5। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का आपने नाम लिखा एग्जाम्पल। इस फंक्शन के अंदर में मैंने ए डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, बट मैं क्या कर सकूंगा, इस ए को एक्सेस कर पाऊंगा फंक्शन के अंदर में, जस्ट बिकॉज ऑफ, अच्छा फंक्शन को मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे करते हैं कॉल और एग्जाम्पल यहाँ पे होगी कॉल। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एग्जाम्पल को कॉल कर रहे हो तो एग्जाम्पल की वैल्यू यहाँ पे कितनी प्रिंट हो रही है, 5। ठीक है, एग्जाम्पल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है 5, बट ये जो ए है ये ए एग्जाम्पल के अंदर घुस गया, जबकि वो तो इसके अंदर में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, बट वो चला कैसे गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर। अब ये मान के चलो कि यहां से लेकर के यहां तक एक आउटर बाउंड्री क्रिएट हुई है। ठीक है, इस आउटर बाउंड्री में किसी ने एक ऐसा फंक्शन लिखा है जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट वो वहां पर है, जस्ट लाइक अ भूत, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, एक फंक्शन जो वहां पे नहीं दिख रहा है बट वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसी फंक्शन को ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, और क्लोजर का कॉन्सेप्ट ये कहती है कि अगर आपने कोई भी एक ऐसा फंक्शन बनाया
ठीक है, आपने कोई भी एक ऐसा फंक्शन बनाया, अब जब हम लोग क्लोजर देख लेते हैं कि आपने कोई भी एक ऐसा फंक्शन बनाया एग्जाम्पल नाम से, और उस फंक्शन के अंदर में अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो var a इक्वल्स टू 5, और उसके बाद अगर आप एक और इनर फंक्शन बनाते हो, तो आप यहाँ पर कंसोल लॉग a अगर करते हो, तो ये एग्जाम्पल का जो a है, यानी कि ये जो var a है, ये a अपने आप इसके अंदर में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, क्योंकि ये इसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, और जब आप यहाँ पर एग्जाम्पल को कॉल करोगे, तो एग्जाम्पल एक क्या है, आपके लिए नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हुआ क्या, कि आपने कॉल तो किया एग्जाम्पल को, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली कॉल करोगे, और उसमें आपने बनाया एक var a इक्वल्स टू 5, और फिर उस a के अंदर में आपने क्या किया, एक इनर फंक्शन बनाया। तो ये जो बाहर वाला a है, जो आपके आउटर फंक्शन में है, वो a अपने आप इसके अंदर में घुस गया बिकॉज ऑफ इट्स लेक्सिकल स्कोप, और इस कॉन्सेप्ट को क्लोजर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सिमिलर फैशन में अगर मैं यहाँ पर var a बनाया और इसको मैंने 5 लिखा, और इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया एग्जाम्पल नाम से, और इसके अंदर में अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ a की वैल्यू को, और मैंने एग्जाम्पल को कॉल किया, सिमिलर वे में आपका जो a बाहर बनाया गया है, वो a इस फंक्शन के अंदर में घुस जाता है बिकॉज ऑफ द लेक्सिकल स्कोपिंग, और ये कॉन्सेप्ट है क्लोजर का। ठीक है, आया समझ में कि क्या है क्लोजर? एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, पैरेंट स्कोप से, ठीक है, डेटा को ले सकते हो इनसाइड योर इनर कॉन्सेप्ट या इनर चाइल्ड। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं कि सर अगर मैं यहां पर a बनाता, var a बना देता, var a इक्वल्स टू 10, अगर मैं ये चीज बनाता और मैं यहां पर कंसोल लॉग करता a की वैल्यू, तो क्या होता? तो अब यहाँ पर चीजें ये होती कि सबसे पहले एग्जाम्पल ये चेक करता कि क्या उसके खुद के स्कोप में ए एग्जिस्ट करता है। अगर उसके खुद के स्कोप में ए एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने स्कोप से ही ए की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके स्कोप में ए की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो बाहर से ए उठाने की कोशिश करता। ठीक है, और इस रीजन से वहां से क्या हो रहा था, 5 इसके अंदर में घुस जा रहा था। बट क्योंकि अब इस मोमेंट में var a इक्वल्स टू 10 आपने बना रखा है, तो अब क्या करेगा, ये a इक्वल्स टू 10 की वैल्यू जो है वो यहीं से ले लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस तरह से आपका a जो है, इनर a 10 प्रिंट कर रहा है, और आउटर a जो है वो आपको 5 दे करके जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है आपके क्लोजर का, और ये कॉन्सेप्ट है आपके var का। तो var आपका एक फंक्शन वेरिएबल है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि var से डिक्लेयर किए जाने वाला वेरिएबल अपने आप में कैसा वेरिएबल होगा, एक फंक्शन वेरिएबल होगा। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल होगा। ठीक है, अब दोबारा वापस हम पीछे जाते हैं और समझते हैं कि ये लेट var एंड const में डिक्लेयर किए जाने वाला वेरिएबल्स क्या क्या तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो var से डिक्लेयर किया जाने वाला वेरिएबल क्या बन गया हमारे लिए, ये बन गया हमारे लिए फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए फंक्शन स्कोप वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लेट से डिक्लेयर किया जाने वाला ब्लॉक स्कोप, और कौन से डिक्लेयर किया जाने वाला आपका बनेगा ब्लॉक स्कोप एंड कैन नॉट बी रीअसाइंड। अब ये जो वर्ड है कैन नॉट बी रीअसाइंड, ये हम समझते हैं। कॉन्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे कंसोल लॉग किया a की वैल्यू, अगर आप दोबारा से कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 10 करने की कोशिश करोगे, तो यहीं पर ही आपके पास एक एरर आ जा रहा है कि a कैन नॉट बी रीअसाइंड। अगर आप होवर करोगे, यहीं पर ही आ जाएगा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल a। तो यहीं से ही आपको क्या हो जाएगा, एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। VS कोड यहीं से आपको एरर देगा कि आप a को दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। इवन आप a को रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, इसको तो हम रीअसाइन बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर रीअसाइन बोल रहे हैं, ये a, और नीचे जो किया गया ये होगा हमारे पास री डिक्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ना तो रीडिक्लेयर कर पाओगे और ना ही आप रीअसाइन कर पाओगे। सो असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, ये आपके पास एरर आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे कर रहे थे रीअसाइनमेंट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कर रहे थे रीअसाइनमेंट, तो ये रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, आया समझ में? सो var से हमें समझ में आ गया कि वो फंक्शन स्कोप्ड होता है, कौन सा हमें समझ में आ गया कि वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, और उसकी वैल्यू को आप रीअसाइन नहीं कर सकते और ना ही उसकी वैल्यू को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। तो हम समझते हैं लेट का क्या रोल है।
ठीक है। सो लेट से डिक्लेयर किया जाने वाला वेरिएबल रीडिक्लेयर तो हो सकता है, री असाइन तो हो सकता है, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 5, इसके बाद मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग किया ए, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू 10 किया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग किया a की वैल्यू को। ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये अलाउड है। वो इसीलिए अलाउड है क्योंकि लेट को आप क्या कर सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो, सॉरी री असाइन कर सकते हो। तो ये हो गया है री असाइन यहाँ पर। तो री असाइनमेंट के कारण आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको अलाउड है री असाइनमेंट। सो दैट्स वाई आप यहाँ पर इसको वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 5 देता हूँ और फिर मैं इसके बाद कंसोल लॉग करता हूँ a की वैल्यू को, तो इस टाइम पे जो आपका जावास्क्रिप्ट है ये a को लेट ट्रीट करता है, var ट्रीट करता है, या कॉन्स्ट ट्रीट करता है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन कि अगर a इक्वल्स टू 5 है तो a की वैल्यू में जो a है वो लेट है, var है, या कॉन्स्ट है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि ये var है डायरेक्टली, बट डायरेक्टली मत जाओ, जंपिंग। ठीक है, आराम से समझते हैं। क्या मैं इस a को दोबारा से रीअसाइन कर पा रहा हूँ? पहले हम ये चेक करते हैं। a इक्वल्स टू 10 करिए हमने, और फिर उसके बाद कंसोल लॉग किया a की वैल्यू को। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आया कि हाँ, मैं a की वैल्यू को रीअसाइन तो कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं रीअसाइन कर पा रहा हूँ तो कॉन्स्ट तो नहीं हो सकता, तो रीअसाइनमेंट तो अलाउड है। ये वाला a अपने आप में रीअसाइनमेंट तो अलाउ कर दिया। ठीक है। तो अगर a रीअसाइनमेंट कर दिया तो यहां से कॉन्स्ट तो नहीं हो सकता। सो दिस a कैन नॉट बी कॉन्स्ट, दिस a कैन नॉट बी अ कॉन्स्ट। ठीक है, ये a कॉन्स्ट तो नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपके पास? लेट बचा, और एक क्या बचा आपके पास? वैर बचा। सो इधर इट कुड बी वैर और इट कुड बी लेट। तो या तो ये वैर हो सकता है या तो ये लेट हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर ये लेट है तो इसको आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, ऐसा होना चाहिए। सो a इक्वल्स टू 5। ठीक है। और फिर अगर मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया a की वैल्यू को, और फिर अगर मैंने दोबारा से लेट a इक्वल्स टू 10 किया, ठीक है, और फिर मैंने कंसोल लॉग किया a को, अब मैं अगर इसको रन करके चेक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आता है एरर। सो इतना मुझे समझ में आया अब इसके बाद भी कि क्योंकि मैं रीडिक्लेयर नहीं कर पाया, रीडिक्लेयर रीडिक्लेयर इज नॉट अलाउड। अब क्योंकि ये रीडिक्लेयर अलाउड नहीं हो पाया, सो इसी रीजन से ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारे लिए बन जाता है एक वैर। ठीक है। तो अगर खाली ए है हमारे पास तो वो अपने आप में वैर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपने वैर a इक्वल्स टू 5 लिखा है, और अगर आपने कंसोल लॉग किया है a की वैल्यू को, और दोबारा से अगर आपने वैर a इक्वल्स टू 10 लिखा है, और फिर अगर आप कंसोल लॉग कर रहे हो a की वैल्यू को, अगर आप इसको रन करते हो तो आप देखोगे कि ये अलाउड है और ये आप कर भी पा रहे हो। ठीक है। यानी कि आपको ये समझना है कि किसी भी टाइम पे अगर आपको लेट, वैर और कॉन्स्ट इन तीनों को डिफर करना है, तो इन तीनों को डिफर करोगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप आपको इसको डिफर करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक स्कोप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा fourth property, that is mutability and immutability, mutability and immutability। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी? तो यहाँ पर जो म्यूटेबिलिटी होती है, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी इसका मतलब होता है आपका कि वैल्यू चेंज होना। ठीक है, इस चीज का मतलब हो जाता है आपके पास कि वैल्यू, ठीक है, इज अलाउड टू चेंज। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इम्यूटेबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि जिसमें आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि कॉन्स्ट जो है वो आपके लिए एक इम्यूटेबल वेरिएबल है, बट वहीं पर जो वैर एंड लेट है ये आपके लिए क्या है, म्यूटेबल वेरिएबल्स है। ठीक है, आया समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप आपने क्या बोला है कि वैर हमारा क्या है, फंक्शन स्कोप, और लेट एंड कॉन्स्ट क्या है हमारे लिए, ब्लॉक स्कोप। ठीक है। नेक्स्ट जो आप यहाँ पर कहते हो वो है होस्टिंग। अब होस्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। सो होस्टिंग का मतलब होता है, होस्टिंग मीन्स कि उधारी। ठीक है, होस्टिंग मीन्स कि आपने क्या किया है, उधारी ली है।
उधारी, ठीक है, उधारी समझते हैं ना, कि अपन किसी से पैसा लिए और उस पैसा को हमने चुकाया नहीं, सो दैट इज उधारी। तो अगर आपने कंसोल लॉग में ए को पहले प्रिंट कर दिया और बाद में अगर आप वेर इक्वल्स टू 5 कर रहे हो, ठीक है, वेर ए इक्वल्स टू 5 कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे दोबारा कंसोल लॉग किया ए को, तो जिस टाइम आप यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे थे, क्योंकि आपके ए में कोई भी डेटा नहीं थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे गार्बेज डेटा स्टोर होनी चाहिए थी। अब क्योंकि यहाँ पर गार्बेज डेटा का कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पर एक खुद से डेटा टाइप बनाई, या खुद से एक समझने के लिए बोला कि जो भी गार्बेज डेटा होगी वो गार्बेज डेटा का नाम अनडिफाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ए की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट होते हुए दिखाई देगी, और नीचे जब आपने ए की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, तो आप यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 5 प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है किसी वेरिएबल को पहले यूज कर लेना और बाद में उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ये सिर्फ और सिर्फ वैर में ही पॉसिबल हो सकता है, लेट और कॉन्स्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आया समझ में? सो टोटल जीस्ट की अगर अपन बात करें इन पूरे टॉपिक्स के अंदर में, तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ओके। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। वेर फंक्शन स्कोप्ड होगा, लेट ब्लॉक स्कोप्ड होगा, कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप्ड होगा। रीडिक्लेरेशन की अगर बात करें तो वेर में आप क्या कर सकते हो, रीडिक्लेरेशन कर सकते हो उसी स्कोप में अगर आप हो। लेट में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कॉन्स्ट को भी आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीअसाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो वेर रीअसाइन करता है वेरिएबल्स को, लेट भी क्या करता है, रीअसाइन करता है, कॉन्स जो है वो रीअसाइन नहीं करता है। इनिशियलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो ऑप्शनल है, ठीक है। आप इनिशियलाइजेशन की बात करते हो तभी होस्टिंग की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो डेटा जब पहले है ही नहीं, तो उसमें क्या होगी, एक गार्बेज डेटा होगी। तो जो गार्बेज डेटा है उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, अनडिफाइंड। तो दैट्स कम्स इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन आप किससे करते हो, अनडिफाइंड से, ठीक है, ऑप्शनल। और अगर आप नहीं करते हो तो अनडिफाइंड रह जाता है। सिमिलर फैशन में लेट भी क्या होता है, आपका इनिशियलाइज्ड अनडिफाइंड से होता है, बट होस्टिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। और लास्ट लास्ट आपके पास क्या है, कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बिना इनिशियलाइज किए, मतलब आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कॉन्स्ट ए और उसको छोड़ दिए, अब ये अलाउड नहीं है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 5, 10, 15 जो भी डेटा है वो आपको देना ही है वहां पे, ठीक है। होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग का मतलब होता है डेटा पहले क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर जाकर के आप डेटा में क्या डालते हो, वैल्यूज एड ऑन करते हो। अब क्योंकि डेटा पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो उस टाइम पीरियड में उस डेटा के पास कोई वैल्यू नहीं है शो करने के लिए। तो वो डेटा ना तो ये कह सकता है कि मैं पूरे तरीके से फर्टिलाइज्ड हूँ, इट्स अनफर्टिलाइज्ड डेटा, ठीक है, या एक अनफर्टिलाइज्ड वैल्यू है। तो अनफर्टिलाइज्ड वैल्यू को ही आप बोल सकते हो टेम्परल डेड जोन में है, ठीक है, तब तक वो एम्ब्रायो स्टेज में है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। उसको ह्यूमन बीइंग या जो भी आप कह सकते हो, जो भी नाम आपको देना है, चाहे वो मैमल कैटेगरी में रखना है, तो वो बाद में आता है, ठीक है। मतलब वो वेरिएबल में डेटा बाद में आती है, लेकिन उसका यूज आप पहले ही कर ले रहे हो, ठीक है। तो वो अनफर्टिलाइज डेटा है, तो वो अनफर्टिलाइज डेटा की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, वो है अनडिफाइंड वैल्यू। और वो जिस स्टेट में है, ठीक है, जिस स्टेट में है मतलब जिस कंडीशन में है, वो कंडीशन कहलाती है आपका टेम्परल डेड जोन, ठीक है। सो लेट के केस में होस्टेड बट इन टेम्परल डेड जोन, और आपका जो वैर है होस्टेड बट नॉट इन टेम्परल डेड जोन, ठीक है। यहाँ होस्टिंग के केस में आप ये कहते हो कि वैर से बना हुआ वेरिएबल टेम्पररी डेड जोन में नहीं जाता, उसको एक वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू ही अनडिफाइंड कहलाती है। लेकिन लेट के केस में वैल्यू ही नहीं मिल पाती और वो टेम्पररी डेड जोन में चला जाता है, ठीक है। एंड सिमिलर केस में जो आपका कॉन्स्ट है, उसमें भी आप ये कहते हो कि वैल्यू ही नहीं मिल पाती और इसीलिए वो टेम्परल डेड जोन में चला जाता है। समझ में आया? और ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज के केस में आपका जो वैर है वो हो जाता है विंडो ब्राउजर पर बेस्ड। जो आपके पास ब्लॉक स्कोप्ड की बात करें अगर अपन यहाँ पर लेट के लिए, तो वो विंडो प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं होता है। सिमिलरली जो कॉन्स्ट है वो भी विंडो प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। एंड देन अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स के अंदर में वैर x इक्वल्स टू 10, इस केस में कॉन्स्ट x इक्वल्स टू 10 एंड लेट x इज इक्वल्स टू 10। कल एंड परसों की क्लासेस में हम ये समझेंगे अच्छे से कि होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में ओपन अप किए हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास क्लोजर का, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास होस्टिंग का, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास टेम्परल डेड जोन का। सो धीरे 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 हम इन टॉपिक्स के ऊपर भी
बातचीत करेंगे। ओके, टिल देन जितना भी आपको समझ में है उसके ऊपर में आप रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, और कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, मेरी मेल आईडी है prajalsar@41@gmail.com। अगर आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इन माय लिंक्डइन अकाउंट, so you can reach out to me if you have any kind of doubts, and till then learn JavaScript as much as you can. Okay, bye bye, good night.